मॉर्निंग उदयपुर। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ यूट्यूब चैनल के साथ। मेरे साथ आज फंड मैनेजर नितेश जी जैन साहब अवेलेबल है, जो आदित्य बिरला के अंदर फंड मैनेज करते हैं और रिच एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर 15 साल से। और नितेश जी का आज अपन एक्सपीरियंस अपने साथ अब शेयर करेंगे और इक्विटी में किस तरह से पैसा बनाया जाता नितेश सर अपने साथ शेयर करेंगे। मैं वेलकम करता हूं नितेश जैन साहब का। मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार विनोद जी, थैंक यू। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंडियन इकोनॉमी लास्ट 42 साल से, जब से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1979 से लेके अभी तक लगभग 60,000 62,000 की जर्नी की है। एवरेज सीएजीआर लगभग 16% आ रहा है। तो आने वाले 1 डिकेड 2 डिकेड के व्यू से आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि डबल डिजिट या इतने ही रिटर्न या इतनी हिस्ट्री रिपीट करनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर? देखिए, क्वांटिफाई करना तो बड़ा मुश्किल होगा, कोई नंबर इस पे रखना, बट अगर आप ब्रॉडली जो ट्रेंड लाइन है हमारे देश की, वो करीब 7%, 6 से 7% रियल जीडीपी ग्रोथ की है। और Yes. हमारी देश में हिस्टोरिकली मतलब 5 से 6% करीब इन्फ्लेशन रहता है। सो 12-13% का जो है वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तो अपने देश में है ही। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, 130 करोड़ लोग हैं, बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट है। सो ब्रॉडली अगर आप गेस करें कि एक बहुत लंबे समय लाइक 10 साल 20 साल का अगर कोई व्यू ले, तो 13-14% की रेट से ग्रोथ तो इंडिया में होगा ही। ओके ओके सर, जितने इवेंट पास्ट में हुए थे वैसे ही इवेंट अगर फ्यूचर में भी होते हैं, लाइक कोविड, लाइक हर्षद मेहता, लाइक 2008 के अंदर ग्लोबल क्राइसिस, जितने भी मल्टीपल इवेंट्स को इकोनॉमी गुजरते हुए एक हैंडसम रिटर्न डिलीवर किया। और बाकी एसेट क्लास से अपन कंपेयर करें तो ऑलवेज बेटर रिटर्न है। तो आने वाले समय में भी ऐसी होने की संभावना है? देखिए, अभी एकदम फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट मैं ये कहना चाहूंगा आपके व्यूवर्स को कि देश में जो अभी स्थिति है उसको देख के तो लगता है कि आई थिंक गुड डेज आर अहेड ऑफ अस। अभी देखिए आप, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इंडिया में, वो मॉर्गेज होम लोन जो है वो 6.7 6.8% पे मिल रहा है। ये रेट जो थी आज से 15 साल पहले 2006 में हुआ करती थी। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने सारे इनिशिएटिव लिए हैं, चाइनीज इंपोर्ट्स को सबको बंद किया है, उससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग में पूरा फिलिप आ गया है, उनका यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ चुका है। लास्ट 12 से 15 महीने में पूरा प्रॉपर्टी सेक्टर रिवाइव हो गया है। पहली बार 10 साल में जमीनों के या प्लॉट्स के या रियल एस्टेट फ्लैट्स के प्राइसेस ऊपर जाना चालू हो गए हैं। सो ऑल एंड ऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ से काफी पॉजिटिव लगता है आउटलुक। नितेश सर, मैं पूछना चाहता हूं कि इक्विटी मार्केट के अंदर कोई भी न्यू इन्वेस्टर एंटर करता है तो एसआईपी के माध्यम से कितना बेहतरीन है, और क्या एक न्यू इन्वेस्टर के लिए भी सुटेबल है? देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट की बजाय एसआईपी एक प्रिफर्ड माध्यम होता है इक्विटी एक्सपोजर के लिए, क्योंकि जिसको हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स दोनों में आपका पैसा उसमें रेगुलर इंटरवल पे अंदर इन्वेस्ट होता रहता है। सो वो तो एक नए इन्वेस्टर के लिए सबसे प्रिफर्ड है ऑप्शन। एंड जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है या कंपाउंडिंग के बेनिफिट जो हैं, वो एक एसआईपी के माध्यम से एक कॉमन इन्वेस्टर को मिल सकते हैं। ओके नितेश सर, अभी जो आप न्यू एनएफओ लेके आ रहे हो बिजनेस साइकिल, आज की डेट में लगभग मार्केट एक लेमन समझता है कि हायर लेवल पे है। तो ये बिजनेस साइकिल फंड क्या है, किस तरह से वर्क करता है और किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सूट करता है? श्योर। सो मार्केट के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने ये एनएफओ लाने का प्रयास किया है। इसका रीजन ये है कि इस स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव है या जिस प्रकार से इसको मैनेज किया जाएगा, वो काफी हद तक मार्केट लेवल से इंसुलेटेड है। ये बेसिकली बिजनेस साइकिल जो अंडरलाइंग इकोनॉमी में होते हैं, बेसिकली 4 होते हैं: एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड देन स्लम। स्लम को बहुत सारे लोग रिसेशन भी बोलते हैं। सो अगर अगर आप ये समझ सकते हैं कि अभी तो जैसे सारे मैक्रो इंडिकेटर एक्सपेंशन या तेजी ही इंडिकेट कर रहे हैं इकोनॉमी में। अगर मान लीजिए कल से कुछ चेंज होता है या कल से कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है या चाइना में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस फंड के माध्यम से हम लोग तुरंत बेसिकली डिफेंसिव सेक्टर्स, डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे। सो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो फंड है, बाय इट्स वेरी नेचर इट इज लाइक एन ऑल वेदर फंड which will keep on having a balance between defensive and non-defensive stocks
as per the underlying business cycle in the economy. ओके ओके सर, इसका रिस्क नेचर क्या है? वेरी हाई, लो, एवरेज? देखिए अभी इसका जो अंडरलाइंग फंडामेंटल है, इसमें हम लोग मैक्रो कॉल लेंगे कि हम कौन से फेज में हैं, उसके बाद हम सेक्टोरल कॉल लेंगे, और अगर अंडरलाइंग मैक्रो इंडिकेटर्स में अगर कोई चेंज होगा तो हमें पोर्टफोलियो भी रिशफल करना पड़ेगा, एंड इट कुड बी समटाइम्स इट कुड बी रैपिड आल्सो। सो मैं बोलूंगा कि इसका जो रिस्क मीटर है वो हाई है, और ये थोड़े से हाई रिस्क हाई रिटर्न हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। इक्विटी बाय एन असेट क्लास मिनिमम 5 साल का होराइजन तो होना ही चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहें, सर्टेनली, बट आई वुड से कि थीमेटिक जो सेक्टर स्पेसिफिक फंड है उससे एक नॉच कम होगा रिस्क, बट अगर फ्लेक्सी कैप या टिपिकल लार्ज कैप अगर आप फंड्स देखेंगे या स्कीम्स देखेंगे तो उससे ये ज्यादा ही होगा। ओके सर, इसमें पर्टिकुलर जो आप बिजनेस साइकिल फंड है, इसके अंदर लार्ज कैप बाइज्ड है, मिड कैप बाइज्ड है या स्मॉल कैप बाइज्ड है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर है? नहीं जी, तो ये इसमें कोई मार्केट कैप का क्राइटेरिया नहीं है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हम लोग प्योरली टॉप डाउन अप्रोच के साथ काम करेंगे। टॉप डाउन मतलब मैक्रो इकोनॉमी पे कॉल लेंगे कि हम एक्सपेंशन फेज में हैं कि कॉन्ट्रैक्शन फेज में है, और अगर एक्सपेंशन में है तो हम उसके बाद एक्सपेंशन में कौन से सेक्टर या कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके हिसाब से हम कॉल लेंगे। अभी क्या होता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर के सारे ही कंपनी मिड और मिड कैप होती है, सिमिलरली कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर की सारी कंपनियां लार्ज कैप होती है। फॉर एग्जांपल, हमें अगर डिफेंसिव सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और हमने पावर यूटिलिटी सेक्टर को चुन लिया, मान लीजिए, अब पावर सेक्टर में सारी कंपनियां लार्ज कैप है। यस सर। तो हम लोग लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप इतना दिमाग में लेके ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हम लोग प्योरली बिजनेस साइकिल के हिसाब से डिफेंसिव और नॉन डिफेंसिव बास्केट के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। ओके सर, ये ओपन एंडेड फंड है तो इसके अंदर कभी भी एंट्री एग्जिट अलाउड है इन्वेस्टर को? बिल्कुल सही। और क्या इस फंड में एसआईपी भी की जा सकती है एक लेमन इन्वेस्टर के लिए? हाँ जी, बिल्कुल की जा सकती है। सर, एसआईपी मंथली करनी चाहिए, वीकली करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए, क्या व्यू है आपका? क्योंकि आप इक्विटी मार्केट को हर मोमेंट ट्रैक करते हो। हाँ, नहीं देखिए, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन रख के तो मतलब नहीं है वीकली और ये। अब एसआईपी का लॉजिक ये है कि आप जैसे अर्न करते हैं उसके हिसाब से आप सेव करते हैं। तो अगर किसी की कमाई मंथली बेसिस वाली है तो उसे मंथली करना चाहिए, किसी की अगर कमाई या अर्निंग्स जो है वो वीकली वाली तो वीकली करना चाहिए। प्रैक्टिकली मैं जो करता हूँ वो मंथली बेसिस पे करता हूँ। ओके सर, इस फंड के अंदर क्या रिटर्न एस्पेक्ट एक इन्वेस्टर को, क्या वही सेम जो इंडियन इकोनॉमी देने वाली है, मतलब जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी प्लस 5 to 6% है, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी इस फंड के साथ? विनोद जी, ये डिपेंड करेगा कि कैसे इंडियन इकोनॉमी पैन आउट होती है फ्यूचर में, और जिस तरीके से मैंने बोला कि थोड़ा सा हाई रिस्क है कंपेयर टू लार्ज कैप एंड से फ्लेक्सी कैप स्कीम्स, सो उसी हिसाब से अगर रिस्क ज्यादा है तो थोड़ा रिटर्न भी वहां पे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। होगा ये नहीं बोल सकता मैं, बट हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उसको करें। बट मोटा मोटी अगर देख लीजिए तो जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस इंडिया के हिस्टोरिकल डेटा है ही सही, सेंसेक्स निफ्टी के रिटर्न या जीडीपी ग्रोथ के नंबर, वो हमारे सामने है, वही हमारे लिए इंडिकेशन है। ओके नितेश सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या इस एनएफओ के अंदर काफी लोगों को लेके एक मिथ्या है कि एनएफओ में पैसा नहीं डालना चाहिए, रनिंग फंड में डालना चाहिए, तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? नहीं, ये तो मैं यही बोलूंगा कि मिथ्या ही है। सी, टेक्निकली तो एनएफओ में डालें या रनिंग फंड में डालें, उससे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है वो ग्राउंड जीरो ही रहता है फॉर एनी न्यू इन्वेस्टर। अब बस इसमें समझने वाली बात यह है कि कौन सी स्कीम या कौन से पर्पस उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी में फिट बैठेंगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना कि एग्जिस्टिंग में डालें कि एनएफओ में डालें। उसकी रिस्क एपिटाइट क्या है? अगर उसकी रिस्क एपिटाइट को प्रोडक्ट सूट करता है तो एवरी प्रोडक्ट इज गुड फॉर हिम, आइदर इट इज एग्जिस्टिंग आइदर इट इज एनएफओ। बिल्कुल। ओके नितेश सर, इंडियन इकोनॉमी के प्रति आपका व्यू है कि आने वाले समय में पॉजिटिव अच्छे डबल डिजिट रिटर्न देना चाहिए? ये एनएफओ उन लोगों के लिए सुटेबल है जो हायर रिस्क लेना चाहते हैं, मिनिमम 5 years का होरिजन है और लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक हैंडसम रिटर्न्स उनको डिलीवर करेगी इंडियन इकोनॉमी के तहत, राइट सर?
हाँ, लॉन्ग टर्म में हमारा जो व्यू है इंडियन इकोनॉमी पे हमेशा से पॉजिटिव ही रहता है। हम लोग का हाँ डेमोग्राफिक काफी बड़ा है, हाँ हाँ और अभी तो एक नया जो सेक्टर है वो स्टार्टअप सेक्टर जो है उसमें काफी इंटरेस्ट है, और काफी नए नए एंटरप्रेनर आ रहे हैं। हाँ हाँ सरकार की पॉलिसियां काफी बेहतर है और काफी सपोर्टिव है बिजनेसेस के लिए। हाँ हाँ और हमने देखा है कि समटाइम्स से मे बी 6 months to 1 year एक जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो भी चालू हो सकता है। सो अगर हम्म। आप मीडियम टर्म व्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव ही है। ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच नितेश सर, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे इन्वेस्टर्स को इस न्यू एनएफओ के बारे में बताया। और ये हायर रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है। एवरेज रिटर्न बेहतरीन आने वाला है 5 years प्लस का व्यू हो तो। और बिजनेस साइकिल है तो जो जो जैसा बिजनेस चलेगा उसके अकॉर्डिंग इसमें पोर्टफोलियो रैपिडली चेंज हो जाएगा, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट और एज पर द रिसर्च ऑफ द आदित्य बिरला सन लाइफ। जो भी उनकी फंड मैनेजमेंट टीम का डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और एवरेज रिटर्न डबल डिजिट आने की पूरी संभावना है अगर 5 साल प्लस का व्यू है इन्वेस्टर का तो। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। और थैंक यू सर। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर बस यही क्वेश्चन था कि आज की डेट में लोगों को एक ही मेजर कंसर्न है कि हायर मार्केट है, करेक्शन हो सकता है। तो इस पे अगर आप कोई फीडबैक दे पाओ तो, कि अभी लोगों को एक लेमन सोचता है कि वैल्यूएशन वाइज मार्केट वेरी हाई। नहीं नहीं, देखिए करेक्शन जो है वो तो एक अंडरलाइंग आई मीन इंटीग्रेटेड पार्ट है और प्रोसेस का। तो करेक्शन तो हो सकता है, कोई उसे डिनाई नहीं कर सकता है। हाँ हाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सारे इंडिकेटर्स अभी दिख रहे हैं हमें, हाँ और हाँ हम ये बिजनेस साइकिल एनएफओ में भी जिस तरीके से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम यही हाँ। ध्यान रख के करेंगे कि एक्सपांशन का फेज है और वो अभी थोड़े समय तक जारी रहेगा। ओके ओके सर, थोड़ा समय की क्या डेफिनेशन है, 1 साल 2 साल 5 साल, आपके हिसाब से क्या व्यू है? हाँ जी, देखिए बिजनेस साइकिल के फेजेस जो हैं ये आज से अगर 25-30 साल पहले अगर आप देखें तो लंबे हुआ करते थे, मे बी 7-8 साल। पर अभी अगर आप ऑफ लेट देखेंगे तो सरकार ग्लोबली इकोनॉमी या कैपिटल मार्केट्स को लेके काफी सतर्क हैं, और कुछ भी समस्या या प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करने के लिए वो सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। सो अभी ये साइकिल्स पुराने समय से काफी छोटे हो गए हैं। बट अभी हम लोग हमारी अप्रोच जो डेटा ड्रिवन होगी, बट अभी जैसे मैं देख रहा हूँ जो भी फिगर्स हैं या ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, वो सारे इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। ओके ओके ओके। तो अभी ऐसा कोई मेजर डाउनफॉल नहीं आ सकता है, ठीक है? मार्केट के अकॉर्डिंग जो रूटीन मार्केट का नेचर है कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट, इज अप एंड डाउन, इक्विटी मार्केट में तो आता ही है, वो इंडिया नेचुरल आ स्पेसिफिक, सकता है। हाँ हाँ, इंडिया स्पेसिफिक इतना ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, देर आर सम ग्लोबल रिस्क विच वी है कि चाइना में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, और चाइना में जो हाँ वहाँ के प्रॉपर्टी डेवलपर हैं या प्रॉपर्टी मार्केट्स में कूल ऑफ हो गया है, एक वो रिस्क है। और दूसरा एक रिस्क है कि फेड जो है, यूएस फेड, वो बॉन्ड बाइंग थोड़ा कम कर सकते हैं तो लिक्विडिटी मार्केट में थोड़ी कम हो सकती है। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि फेड से ज्यादा मुझे चाइना वाली रिस्क थोड़ी रियल है। फेड वाली रिस्क के बारे में बहुत डिस्कशन और बहुत बातें हो चुकी है ऑलरेडी, और हम मुझे लगता है कि ये काफी हद तक ये चीज मार्केट में डिस्काउंटेड है। ओके। फेयर वैल्यूड कह सकते हैं राइट नाउ मार्केट, कि फेयर वैल्यू पे है हाँ इस जी, पे, कि अभी इन्वेस्टमेंट करना कोई दो राय की बात नहीं है। जिनके पास लॉन्ग टर्म व्यू है, एडिशनल कैपिटल है, दे कैन डू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट वाया म्यूचुअल फंड, दे कैन क्रिएट द ह्यूज वेल्थ इन अ लॉन्गर रन। बिल्कुल। तो अभी फेयर वैल्यूड है, ऐसा कोई मेजर करेक्शंस नहीं है, ऑल्दो ग्लोबल रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड, जैसा कि आपने बताया चाइना और यूएस फेड वाला, तो वो है। बाकी ऐसा कोई मेजर इंडियन इकोनॉमी के प्रति कोई ऐसा करेक्शन, मेजर करेक्शन नहीं दिख रहा है। ओके ओके। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने हाँ जी। आपका देखा था कि आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप के अंदर एक्सपर्टाइज है, फास्ट के हम्म। अंदर, तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप के प्रति क्या व्यू है आपका? नहीं, देखिए स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी जो है इंडिया में, उसमें काफी क्लीन अप हुआ है। लास्ट 5-6 साल जो थे वो बहुत टफ थे। हाँ हाँ इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई थी, आईएलएफएस क्राइसिस हुआ था और वो सब। तो अब जो कंपनियां बची है वो काफी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। सो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे थोड़ा सा एक्सेस दिखता है मेरे को, बट अदरवाइज बास्केट अगर एज अ होल देखेंगे तो आई थिंक वहाँ पे भी आउटलुक जो है वो बेहतर ही है। और इंडियन और जो मिड कैप मिड स्मॉलर कंपनी होती है वो थोड़ी सी क्या है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ उनका ज़्यादा रुझान रहता है।
सो अगर इंडिया एज अ डोमेस्टिक इकोनॉमी अगर अच्छा करेगी तो मिड स्मॉल कैप कंपनियां भी अच्छा करना चाहिए। ओके ओके, मिड एंड स्मॉल कैप में भी 5 to 7 इयर्स के व्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन है। हाँ जी, पूरा इक्विटी एज ए बास्केट में अगर आप 5 साल प्लस व्यू लेंगे तो ठीक ही रहेगा। ओके, 5 इयर्स व्यू जो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है वो 5 इयर्स प्लस है, तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, आपको एटलीस्ट नेगेटिव नहीं देखने को मिलेगा, और एफडी प्लस रिटर्न तो मिल ही जाएंगे। रिटर्न का एक कोई नंबर में बोल नहीं पाऊंगा, पर हाँ, ऑल आई कैन से कि हैव सम फेथ इन इंडिया, आवर स्टोरी इज ग्रेट एंड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, नितेश सर ने कहा, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हम ऑलरेडी काफी सारे वीडियोज बना चुके हैं, उसमें हमने एक वीडियो बनाया है कि इंडिया के अंदर ग्रोथ परमानेंट है और जो करेक्शन है वो टेम्पररी है। कभी करेक्शन आया तो 3, 6, 12 महीने, 1 साल, 2 साल में वो वापस रिबाउंड हो जाएगा। तो जब करेक्शन आए तो डरने की जरूरत नहीं है, और पैसा आपको एवरेज एसेट एलोकेशन करके आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग जितनी रिस्क है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए जब बेड टाइम हो, तो डेट विल क्रिएट द ह्यूज वेल्थ इन द लॉन्ग रन। क्योंकि हिस्ट्री कहती है कि लास्ट 42 साल के अंदर जितने भी करेक्शन आए हैं उसको विद इन अ टाइम फ्रेम वो वापस रीबाउंड हो गई है इकोनॉमी। चाहे अभी आप कोरोना काल देख लीजिए, उससे पहले आप 2008 वाला इवेंट देख लीजिए, उससे पहले टेक बबल देख लीजिए, उससे पहले हर्षद मेहता देख लीजिए, जितने भी पास्ट इवेंट है वो सब कुछ हिस्ट्री से ही अपन लोगों ने लर्निंग ली है, प्लस फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है उसको देखते हुए ही अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अभी नितेश सर, इंडिया के अंदर काफी कम लोगों का इन्वेस्टमेंट है, हार्डली 3%, तो आने वाले समय में एक्सपोजर इंक्रीज होना चाहिए सर। हाँ देखिए, ग्रोथ इकोनॉमी है, जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज टर्म्स में अमंग हाईएस्ट है, तो वो तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वो चालू ही रहेगा। ओके ओके ओके, नितेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया हमें और आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, और ये हमारे इन्वेस्टर के लिए सुप्रीम नॉलेजेबल रहेगा, क्योंकि आज की डेट में एक इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा फियर है कि अभी जो मार्केट लेवल है वो उनको हायर लगता है। हमने काफी सारे फंड मैनेजमेंट टीम से बात की है, मेजोरिटी से यही व्यू है कि आज की डेट में मार्केट फेयर वैल्यूड है और वैल्यूड नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में वेल्थ डेफिनेटली इक्विटी जो क्रिएट करती है, बाकी कोई एसेट क्लास नहीं करती है हिस्टोरिकली। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और नितेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। और लास्ट आप 2 वर्ड जो भी बोलना चाहो नितेश सर, थैंक यू। नहीं, थैंक यू विनोद जी, आई थिंक वी कवर्ड important aspect and thank you very much for inviting me. It's pleasure speaking with you. Okay, all right, thank you sir, thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.